हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और फटाफट अंदाज में खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना वायरस तीसरी लहर शुरू हो गई है। इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से मास्क पहनने, सैनिटाइजेशन और फिजिकल दूरी बनाए रखने की अपील की है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। सीएम ने कहा कि सभी मंडियों में जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। किसानों को 72 घंटे में भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आड़तियों को आड़त सरकार देगी, इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि प्रदेश में भूमि खरीद फरोख्त में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए ई-भूमि पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए कोई भी अपनी जमीन बेच और खरीद सकता है। पानीपत में किसानों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका। किसानों ने लघु सचिवालय के सामने दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका। बता दें कि डिप्टी सीएम लघु सचिवालय में ग्रीवांस कमेटी की बैठक ले रहे थे। इस दौरान किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया। किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की गई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में की गई इस बैठक में प्रशासन के दौरे को लेकर खास इंतजाम किया गया। बता दें कि इससे पहले किसानों ने दुष्यंत का विरोध करने का ऐलान किया था। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद शुरू होगी। सरकार ने गेहूं और सरसों की खरीद के व्यापक इंतजाम कर लिए हैं। सरकार ने फसल खरीद के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों से रजिस्ट्रेशन किया, जहां 7.5 लाख से ज्यादा किसान अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। किसानों को उनकी फसल मंडी में लाने के लिए समय के बारे में उनके मोबाइल पर सूचना दी जाएगी। सरकार का दावा है कि किसानों को उनके गेहूं का भुगतान 48 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा और अगर किसी वजह से भुगतान में देरी होती है तो किसानों को उस पर 9% का ब्याज दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही खरीफ सीजन की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी। सीएम ने बताया था कि गेहूं, सरसों, जौ, दाल, चना की फसल का एक एक दाना सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। जौ, चना और दालों की एमएसपी पर खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ट्रांसपोर्टरों को 48 घंटे के भीतर मंडी से फसल उठाने के निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई ट्रांसपोर्टर समय पर फसल नहीं उठाता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। चंडीगढ़ में सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को हाई परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में कुल 400 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसमें बिजली, सिंचाई, खेल और शिक्षा विभाग की खरीद शामिल है। साथ ही सीएम ने कहा कि उनकी सरकार में किसानों को एमएसपी पर दाम मिल रहे हैं और उनकी सरकार हमेशा किसानों के साथ है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। गेहूं खरीद को लेकर रेवाड़ी मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि जिले की 3 मंडियों रेवाड़ी, बावल और कोसली में 1 अप्रैल से फसल खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए आड़तियों के साथ बैठक हो चुकी है। जिले में 2,83,208 एकड़ कृषि योग्य रकबा है, जिसमें 2,11,248 एकड़ एरिया का 51,281 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। सरसों की खरीद के बारे में उन्होंने बताया कि 1,05,000 क्विंटल सरसों मंडियों में आ चुकी है और 1.5 करोड़ रुपए मार्केट फीस जमा हुई है। उन्होंने बताया कि जिला की तीनों मंडियों में पेयजल, सफाई, बारदाने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं ताकि फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को परेशानी ना हो। वहीं कोरोना काल को देखते हुए सामाजिक दूरी और कोविड गाइडलाइंस के पालन करना भी पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी।
पिहोवा में फसल खरीद को लेकर किसान हरमनदीप विर्क ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है, लेकिन मंडी में सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। किसानों का कहना है कि पिछली फसल के समय किसान की फसल पककर तैयार थी, लेकिन सरकार का फरमान था कि किसान के पास मैसेज आएगा तो फसल लेकर आना। ऐसे हालात में किसान पकी हुई फसल लेकर परेशानी झेलता है। किसान की मांग है कि सरकार फसल खरीद की समुचित व्यवस्था करे और फसल की कीमत समय पर किसान के खातों में पहुंचे। इस बार बहादुरगढ़ की मंडी में दिल्ली के किसान अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे। दरअसल बहादुरगढ़ की मंडी में पिछले 20 से 25 साल से दिल्ली के किसान फसल बेचते आ रहे हैं, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण मंडी में फसल नहीं ला सकेंगे। बता दें कि बहादुरगढ़ में गेहूं की खरीद की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंडी में गेहूं बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन गेट पास करवाना होगा। 3 दिन फूड एंड सप्लाई और 3 दिन वेयर हाउस गेहूं की खरीद करेंगे। गोहाना के साथ लगते 6% सेंटरों पर भी गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होनी है, जिसको लेकर बुधवार को गोहाना की अनाज मंडी का एसडीएम प्रदीप कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंडी में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल मिला, जिसके बाद एसडीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मंडी समेत सभी परचेज सेंटर पर सफाई करवाने के आदेश दिए। इसके अलावा मंडी में अपनी फसल बेचने वाले किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए गए हैं। एसडीएम के निरीक्षण के दौरान मार्केट कमेटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम ने मंडी के आड़तियों की समस्याओं को सुनते हुए उसे जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। तो शाम अनाज मंडी में मार्केट कमेटी की ओर से एमएसपी पर किसानों की फसलें खरीदने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी अमनजीत ने बताया कि अनाज मंडी की सफाई, बिजली, पानी का काम पूरा ध्यान दिया गया है। किसानों के लिए बिजली और पानी के पीने के पानी की व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई। उन्होंने बताया कि किसान जैसे ही अपनी फसल लेकर अनाज मंडी में आएगा तो एजेंसी द्वारा तुरंत उसकी फसल खरीद ली जाएगी। उन्होंने बताया कि शेड्यूल एनआईसी के द्वारा भेजे जाएंगे, जिनमें किसानों के नाम शेड्यूल में आएंगे। उन्हीं किसानों की फसल हर दिन खरीदी जाएगी। खरीद एजेंसियां भी पूरी रूप से तैयार है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की यूनियन की महिलाओं ने सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। पत्रकारों से बात करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर नेताओं ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर विभागों के अधिकारियों द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के लिए दबाव बना रही है। आंगनवाड़ी वर्कर नेताओं ने कहा कि आदेश आया है कि मार्च 2021 से हमारा वेतन ऐप डाउनलोड करने और डाटा अपलोड करने से जुड़ा हुआ है। हम ऐसा नहीं करते तो हमारा वेतन रोक दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी पर लगे स्वास्थ्य कर्मियों ने नौकरी जाने का डर बना हुआ है। 1 अप्रैल से नया टेंडर शुरू होना है और नया ठेकेदार पुराने कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इसी को लेकर सीएससी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और भिवानी सीएमओ को स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नौकरी से न हटाया जाए। कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। फतेहाबाद के दरियापुर बाईपास के पास ट्रैफिक पुलिस की ओर से काटे जा रहे चालान के दौरान एक बाइक सवार ने ट्रैफिक पुलिस पर बाइक चढ़ा दी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची। वहीं 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर दयानंद ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की एक टीम सिरसा रोड बाईपास के पास चालान काट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक आती दिखी तो पुलिस के चालान ने बाइक को रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन युवक ने पुलिस से बचने के लिए बाइक नहीं रोकी और पुलिसकर्मी पर ही बाइक चढ़ा डाली। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में 980 नए मरीजों की पुष्टि की गई। कोरोना के गुरुग्राम में 161 नए मामले सामने आए, वहीं पानीपत में 143 नए केस सामने आए हैं।
अंबाला में कोरोना के 109 नए मामले सामने आए हैं, वहीं कुरुक्षेत्र में 104 नए मामले सामने आए। पंचकूला में कोरोना के 102 नए मामले सामने आए। इसी के साथ यमुनानगर में 97 नए केस सामने आए। वहीं एक दिन में कोरोना से 4 लोगों की जान भी गई। प्रदेश में अब तक 3,147 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,89,694 केस अब तक सामने आ चुके हैं। नूह के नगीना होडल मार्ग पर एक दुकान के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ। दरअसल दुकान निर्माण के लिए नींव की खुदाई की जा रही थी। उस दौरान बराबर में खड़ी 20 फीट की दीवार अचानक गिरने से 3 मजदूर दब गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तीनों मजदूरों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुम्हारा थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर मजदूरों को बाहर निकाला गया। वहीं उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 126वें दिन भी जारी है, लेकिन इस गतिरोध का अब तक कोई हल नहीं निकलता दिख रहा। किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। शेतकारी संगठन की महिला अध्यक्ष सीमा नरवणे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को यह रिपोर्ट 19 मार्च को ही सौंप दी गई है। इसको लेकर कमेटी जल्द ही प्रेस नोट के जरिए और जानकारी सार्वजनिक करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में कृषि विशेषज्ञ और शेतकारी संगठनों से जुड़े अनिल धनवंत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को समिति का गठन किया था। धनवंत के अलावा कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी समिति के अन्य सदस्य हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी नेताओं के विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला घोलाचीका के गांव सैर का है, जहां बीजेपी नेता के विरोध का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता गांव में एक शोक सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसानों को इसकी खबर मिलते ही वो वहां पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी नेता का विरोध करने लगे। किसानों के विरोध को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा। इसके बाद भी पुलिस को बीजेपी नेता को वहां से निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के आदेशों के तहत 15 अप्रैल से प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस प्रवेश उत्सव में स्कूल मुखिया और अध्यापक अभिभावकों से बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाने की सिफारिश करेंगे। प्रवेश उत्सव हर वर्ष सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऐसे में उन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाता है जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बेहद कम होती है। कैथल में प्रवेश उत्सव को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से चर्चा कर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। करनाल में विकास सदन के सभागार में मंगलवार को नगर निगम हाउस की बैठक हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित बजट मौजूद पार्षदों की सहमति से पास किया गया। बैठक की अध्यक्षता महापौर रेणु बाला गुप्ता ने की। बैठक में नगर निगम आयुक्त विक्रम भी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर रेणु बाला गुप्ता ने बताया कि सभी वार्डों में विकास कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले 40 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड को दिए गए थे और आने वाले दिनों में 1-1 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। अंबाला में मौजूद सरकारी विभाग इन दिनों बिजली बिल से बेखबर नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का खुलासा हुआ है कि अंबाला में लाखों के बिजली बिल बकाया है। अंबाला में सरकारी विभागों पर बिजली निगम के कितने बिल बकाया हैं, इसको लेकर हमने जानकारी हासिल की। अंबाला शहर विधानसभा स्थित सरकारी विभागों पर करीब 426 लाख रुपए बकाया हैं।
बिजली बिल में सबसे ज्यादा बकाया पब्लिक हेल्थ का है। पब्लिक हेल्थ पर 201 लाख रुपए बिजली बिल का बकाया है। वहीं इरिगेशन विभाग का 36.61 लाख रुपए बकाया है। साथ ही एचएसवीपी विभाग का करीब 32 लाख रुपए बकाया है। इसी के साथ पंचायत विभाग का करीब 15 लाख रुपए बकाया है। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह में रह रहे स्थानीय लोगों ने ओयो होटल हटाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओयो होटल की अवैध गतिविधियों के चलते उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इसमें इस बात की शिकायत पुलिस से भी की है, लेकिन पुलिस की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गुरुग्राम में खेड़ की दौला टोल टैक्स से गुजरने वाले वाहनों को अब 5 रुपए ज्यादा टोल टैक्स देना होगा, यानी कि अब कार या जीप को 65 रुपए की जगह 70 रुपए टैक्स देकर निकलना होगा। बता दें कि प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आईएमटी मानेसर का रास्ता भी इसी टोल से होकर गुजरता है। इसी वजह से इस टोल पर बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में अब जो लोग हर दिन यहां से गुजरते हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई। फतेहाबाद के बस स्टैंड के पास बुजुर्ग महिला से बदमाश सोने का ताबीज खींचकर फरार हो गया। बदमाश वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। फतेहाबाद पुलिस का बड़ा खुलासा। गुरुग्राम के फर्रुखनगर दोहरे हत्याकांड में शामिल गिरफ्तार युवक अवैध हथियार के साथ युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पंचकूला में युवकों के उड़दंग और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मनसा देवी मंदिर के पास बनी दुकान में मारपीट की गई। युवकों ने दुकानदार के साथ की लूटपाट। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सिरसा के बेगू रोड पर एक घर में महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक महिला मानसिक रूप से परेशान थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। भिवानी चुंगी के पास एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक युवक को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। दरअसल रोहतक के निदाना गांव में रहने वाले 3 युवक ऋतिक, गौरव और विनय अपने 2 साथियों संजय और राजीव के साथ रोहतक पीजीआई आए हुए थे। लौटते समय एक कैंटर ने कार को टक्कर मार दी। इस दौरान 4 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पानीपत के ओल्ड इंडस्ट्री एरिया में जय जनेन्द्र ट्रेडिंग के एक गोदाम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी, जिसमें बिजली के सभी उपकरण जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि गोदाम की छुट्टी होने की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई, लेकिन गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पानीपत में एक अत्याचारी पिता का खौफनाक कारनामा सामने आया है। दरअसल सीडब्ल्यूसी की टीम ने मंगलवार को एक बच्ची को हुडा सेक्टर 12 में भीख मांगते देखा तो उसे अपने साथ ले गए। बच्ची ने काउंसलिंग के दौरान सीडब्ल्यूसी को बताया कि उसके पिता उसे भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। साथ ही उसके 4 भाइयों को भी भीख मांगने पर लगा रखा है। बच्ची का कहना है कि उसने कई बार पिता का विरोध किया तो पिता ने उसकी दोनों बाजू पर सिगरेट से कई बार जला दिया। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का कहना है कि बच्ची ने उन्हें बताया कि उसके पिता श्यामलाल बिहार के मूल निवासी हैं। फिलहाल पुलिस पिता की तलाश में जुट गई और बच्ची को बाल सुधार केंद्र में भेजा गया। हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर ने राष्ट्रीय स्तर की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है। दरअसल संदीप कुमार रोहतक के गांव सांगी का रहने वाला है और साल 2008 में फरीदाबाद रोडवेज डिपो से ज्वाइन किया था। हाल ही में संदीप सिंह ने सेंट्रल सर्विस प्रतियोगिता के तहत अपना 13वां मेडल हासिल किया। रोडवेज के ट्रैफिक मैनेजर संजय कुमार ने बताया कि हाल में ही सेंट्रल सिविल सर्विस में गेम हुए थे। हमारे डिपो में संदीप कुमार कंडक्टर के पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है।
पुलिस की क्राइम यूनिट फर्रुख नगर ने दिल्ली पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर कुलदीप उर्फ फज्जा के शार्प शूटर को गिरफ्तार कर कई मामलों का खुलासा किया है। एसीपी क्राइम की माने तो गिरफ्तार शूटर ऋतिक उर्फ रिंकू ने खुलासा किया। अंबाला में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पहले युवकों पर बलात्कार का आरोप लगाया और फिर कोर्ट में बयान बदलने के नाम पर रुपए की डिमांड की। इस दौरान महिला ने फंसाए गए लोगों से 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। जबकि पीड़ितों का कहना है कि पहले भी महिला कोर्ट में बयान बदलने के नाम पर 12 लाख रुपए लूट चुकी है। पीड़ित युवकों ने अंबाला के एसपी हमीद अख्तर से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद अंबाला पुलिस ने महिला थाना पुलिस को साथ लेकर आरोपी महिला रिया बत्रा और उसके सहयोगी को डिमांड किए गए 1 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा। महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मोबाइल बिल, अन्य यूटिलिटी बिल और ओटीटी मंचों के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाए जाने वाला ऑटो डेबिट सिस्टम 1 अप्रैल 2021 से बंद हो जाएगा। आरबीआई ने इसे लेकर नए नियम बनाए हैं जो नए वित्त वर्ष के पहले दिन से लागू होंगे। आरबीआई ने इसे लेकर नए नियमों के तहत 1 अप्रैल से बैंकों को ऑटो डेबिट भुगतान की तारीख से 5 दिन पहले ग्राहक को एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। भुगतान केवल तभी हो पाएगा जब ग्राहक मंजूरी देगा। साथ ही भुगतान रकम 5,000 रुपए से ज्यादा है तो बैंक ग्राहक को ओटीपी भी भेजना होगा। इस नियमों को लेकर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ज्यादातर बड़े बैंकों ने इसके लिए खुद को तैयार नहीं किया, जिस वजह से बैंकों से जुड़े कोई कार्ड नेटवर्क इस सर्कुलर का पालन नहीं कर रहे। मशहूर गेंदबाज क्रिस मॉरिस ने कहा कि आईपीएल के आगामी सत्र में चोटिल जोफ्रा आर्चर की अनुपस्थिति में राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी, लेकिन इससे टीम में उनकी भूमिका में कोई बदलाव नहीं होगा। दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजीज ने साल 2021 के लिए अपना नया कप्तान चुन लिया है। नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में अब ऋषभ पंत टीम की बागडोर संभालेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 9 अप्रैल से शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी चरण की तैयारियों के अंतरण मंगलवार को 9 दिवसीय अनुकूल शिविर शुरू किया। मनप्रीत सिंह ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ अगले महीने होने वाले FIH प्रो लीग मैचों में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। मनप्रीत निजी कारणों से हाल में यूरोप दौरे पर नहीं गए थे। टूर्नामेंट के लिए तुर्की गए दौरे पर भारतीय मुक्केबाजी दल के 8 सदस्यों को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस्तांबुल में क्वारंटीन कर रखा गया, जिनमें से 7 खिलाड़ी ठीक होकर बुधवार को भारत लौट रहे हैं। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई के दादर में हुआ था और 31 मार्च 1972 को 39 साल की उम्र में बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। मीना कुमारी ने कई फैंस आज उन्हें याद कर रहे हैं। इन दिनों हरियाणवी गाने से लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही रेणुका पवार एक के बाद एक हिट गाने दे रही है। मंगलवार को रेणुका पवार का एक और गाना रिलीज हुआ जो कि काफी पसंद किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूजा बेदी की बेटी अलाया फर्नीचरवाला इन दिनों फिल्मों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी खूब धमाल मचा रही है। हाल ही में उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। अवार्ड मिलने के बाद अलाया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मैं आपकी आभारी रहूंगी और वादा करती हूं कि हर रोज और ज्यादा मेहनत करूंगी और अपना बेस्ट दूंगी।